हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने सोशल साइंस के सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट चेंज के बारे में, और उसके अंदर हमने उसके क्वेश्चंस देखे थे। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको हमने कवर करे थे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इंडिया की आज़ादी में जो इम्पोर्टेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको ईयर वाइज रखा है ताकि हम टू द पॉइंट चीजों पे बने रहें, और जहां से क्वेश्चंस आते हैं हमें वही चीजें अच्छी तरीके से पढ़नी है। हमें कुछ हवा हवाई नहीं पढ़ना, टू द पॉइंट्स पढ़ना है, चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए हम बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं ना, उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और रूल्स बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले जो भी आप पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, मेरा मानना है कि आप किसी से भी पढ़ो, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आप कितनी भी वीडियोस देख लो। आपको बार बार जब आप वीडियो देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार चीजें हमें समझ आ रही हैं, सारी बातें समझ आ रही है, लेकिन जब तक आप उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होते हो तो चीजें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, और हमेशा होती भी है। जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखो और खुद के नोट्स बनाओ। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो, क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करो। डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं उनको जो ट्रैकिंग सीट दी जाती है उनको फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के अंदर इंपोर्टेंट्स फ्रीडम मूवमेंट्स, और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। आप अपनी पूरी हिस्ट्री को एक रिकॉल कर पाओगे, जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं उनके थ्रू सारी चीजों को आप समझ पाओगे। वो कौन सी जगहें थी जहां पे चीजें हुई, वो कौन से कारण थे जिनके कारण ये आंदोलन हुआ, उससे रिलेटेड एक छोटी सी समरी में आपको बताते जाऊंगा ताकि चीजें आप समझ पाओ। देखिए, एक एक आंदोलन के ऊपर एक इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हुई हैं हमारी हिस्ट्री में। अब वो सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे, इसका मतलब कि हम पूरा यूपीएससी का सिलेबस से डिस्कस कर देंगे, फिर तो हमें टू द पॉइंट चीजों को पढ़ना है। हमें केवल मतलब है इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट से हमें वही चीजें आज कवर करनी है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो जो बच्चे हमारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ते हैं ना उनको सारी बातें समझ भी आती है। और आपको जैसा कि पता है कि मैथ्स का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके अलावा ये जो टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं, तो आज हम फोर्थ टॉपिक अपना कवर कर रहे हैं, इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, यानी कि महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के जो आंदोलन है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे चल करके हम थोड़ा ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक्स के बारे में जानेंगे, सोशल और कास्ट रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखिए, जो सोशल के टॉपिक्स है ना, इसमें क्या एक टॉपिक है कि इंडिविजुअल टॉपिक है। अब हिस्ट्री में जो चीज है वो चीज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझाना होगा, यहाँ पे चीजें याद रखनी होगी, और उससे रिलेटेड आप स्टोरी के फॉर्मेट में सारी चीजों को आप समझ पाओगे, और ये बहुत अच्छी चीज भी है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने टॉपिक्स अपनी कॉपी के अंदर लिखे होंगे, और ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। जब आप टॉपिक्स लिखते हो ना अपनी कॉपी के अंदर तो आपको पता होता है कि हाँ आप ट्रैक भी कर पाते हो चीजों को, कि इस तरीके से चीजें चल रही हैं, ऐसे चलेंगी, तो सारी बातें आपको क्लियर कट समझ आती है। कितने टॉपिक्स हैं, कब तक हमें कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें आप उसी के थ्रू ही समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे में आपको क्या होगी, दिक्कत होने वाली है। और अलग अलग टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले, जैसे क्लाइमेट चेंज। कुछ टॉपिक्स हमारे छोटे होंगे, कुछ टॉपिक्स हमारे बड़े भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखने वाले हैं और समझने भी वाले हैं, और आई होप कि सारी चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी, राइट। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, राइट। ये पूरे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं सोशल स्टडीज के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इन सारे टॉपिक्स को लिख चुके होंगे, और लिखने के साथ साथ न सिर्फ लिखा होगा बल्कि सारी चीजों को वो समझ भी पा रहे होंगे, राइट। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग के अंदर कि ये जो सिलेबस है ये तो हमने लिख लिया सर, आज हम क्या पढ़ने वाले। देखिए,
हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, चीजों को समझेंगे भी, और जो भी चीजें हैं उनको हम समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करी। हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो 1857 जो हमारे मूवमेंट्स हुए थे उन वहां से हमने अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करा था, जिसको हमने कहा था कि मिडिवल हिस्ट्री से पहले का पार्ट है, जिसमें कि प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद, और 1857 एक कंप्लीट चैप्टर था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट चैप्टर था हमारा सोशल साइंस का, उसके अंदर हमने सारी बातें करी। तो वहां से हम मूवमेंट्स को लेते हैं, जिसको सिपोय मूवमेंट्स भी कहा जाता है। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसी तरीके से जब ईयर वाइज आगे बढ़ते हैं तो 1885 के अंदर जो कांग्रेस है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग को बनाया जाता है 1906 में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि गदर पार्टी मूवमेंट्स होती है 1914 में। इसके अलावा आप देखोगे तो होम रूल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं 1916 से लेकर के 1918 तक ये चला। इसके साथ साथ चंपारण सत्याग्रह। अभी मैं इसके सारे जो टॉपिक्स हैं ना इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो जो भी आंदोलन हुए वो किस कारण की वजह से हुए, उनके कॉज को समझेंगे, और प्लेसेस को हम देखेंगे कि कौन सी जगह पे हुए, करेक्ट, और उसकी एक हल्की सी समरी भी हम समझेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो ये तो नाम है आपको याद रखने हैं कि मुस्लिम लीग फाउंड हुआ था 1906 में, गदर पार्टी मूवमेंट हुआ था 1914 में, 1970 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में एक जगह 1917 में ये हुआ था, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। आपको पता है कि मिल मालिकों के खिलाफ जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स थे उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। इसके अलावा रॉलेट एक्ट जिसको कि ये सत्याग्रह उसके नाम से ही जाना जाता है, 1919 का जो सत्याग्रह है। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको कहा जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये भी कहा जाता है 1930, और 1940 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह होते हैं, और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा चलता है, और यहाँ पे 1947 में जाकर के हमें आज़ादी मिलती है। तो ये पूरे जो हमारे मूवमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स, ये आपको एक समझ पाए होगे, सारी चीज़ों को आप रिलेट भी कर पा रहे होगे। तो ये मूवमेंट्स हैं, ईयर वाइज हमने चीज़ों को समझा। चलिए अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले आता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना 1857 की, तो इसके क्या कारण रहे होंगे। देखिए इसमें बहुत सारे कारण थे कि भैया इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों के अंदर असंवेदनशीलता थी और वो बहुत ज्यादा शोषण करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, जो सैनिक थे उन्होंने ही विद्रोह कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ पे मंगल पांडे जी का। और कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई में सबसे इसको कहा जाता है 1857 की जो वॉर होती है इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के नाम से भी जाना जाता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। और ये कुछ जगहें हैं जो कि बहुत फेमस हुई, जैसे मेरठ जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ तक ये पूरा का पूरा मैटर जो पूरा है ये मूवमेंट फैला। और फिर इसके अगर हम समरी की बात करें थे तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, जिसमें कि आगे चल करके जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन से जो लोगों को प्रेरणा मिली वो कहीं ना कहीं इसी मोमेंट से मिली, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश के टर्म समझ नहीं आते हैं तो वो हिंदी के टर्म्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और समझ भी पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आप लिख भी रहे होगे, क्योंकि जब नोटबुक और पेन होता है ना तो सारे नोट्स हमारे अच्छे से बनते हैं। पूरी आप बुक्स पढ़ोगे फिर उसकी एक समरी निकालोगे, यहाँ पे पूरी आपको एक एकदम बिल्कुल कंसाइज फॉर्मेट में ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ आपका मूवमेंट और उसका एक कॉज, प्लेस और उसकी एक हल्की सी समरी दे दी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और देखिए क्या होता है, इसका मेन कारण होता है कि लोगों को एक झंडे के नीचे लाना है, यूनिफाइड करना है लोगों को। नीड फॉर यूनिफाइड इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एक लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, इसके लिए स्थापना करी जाती है कांग्रेस की।
और भारतीय राजनीतिक मंच की आवश्यकता है, इसकी यही एक कारण था। और ये स्टार्ट होती है मुंबई, जो कि पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, वहां पे। और फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या है जो आईएनसी है, वो एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि इंडिया के स्वतंत्रता के जो आंदोलन है उसको लीड करती है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करती है। और इसको बनाया जाता है, मैंने ईयर वाइज भी बता दिया आपको कि कब इसकी स्थापना की गई थी। इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे। चलिए आगे चलते हैं और भी चीज़ों को हम समझते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से सारी बातों को समझ पाओगे और चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते चलिए साथ साथ में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, इसका जो ओरिजिन था वो तो बंगाल के अंदर था भाई। इसमें क्या था कि जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कहते हैं ना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, उसको हमें यूज़ करना है। स्वदेशी जो हमारे देश में बनी हुई है चीज़ें उनको यूज़ करना, उसको बढ़ावा देना। और इसका कारण था कि अच्छा, इसका कॉज क्या था भैया, कि लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने धार्मिक आधार पे बंगाल का विभाजन कर दिया था। और उन्होंने धार्मिक आधार पे इसलिए क्योंकि भैया हिंदू और मुसलमानों को अलग बांग्लादेश बसा दो या फिर अलग कर दो, मतलब इस धर्म के आधार पे बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया, जिसके कारण ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। इसका जो प्लेस है वो बंगाल है। और अगर हम बात करें तो इसमें मेन टारगेट था कि भाई जो ब्रिटिश जो चीजें थी, जो वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार करना, भारत निर्मित वस्तुओं का प्रचार प्रसार, भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध इसने एकजुट किया कि भैया हमें कोई भी जो फॉरेनर गुड्स है उनको यूज नहीं करना, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो चीजें बनाई जा रही हैं उनको हमें यूज नहीं करना है। और फिर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, एक मोमेंट चला। और आज भी मैं सोच के हैरान हो जाता हूं कि आजादी के इतने सालों बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आज तक कोई भगत सिंह पैदा नहीं हुआ, आज तक कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम तो है। आज भी देखा जाए तो हम फॉरेन गुड्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन ले लो, कपड़े ले लो, हर एक चीज। आज भी एक स्वदेशी मूवमेंट्स के आंदोलन होने चाहिए, लेकिन आज नहीं हो पा रहे, क्यों? सोचिएगा इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 1906 में, जिसमें कि मुस्लिम लीग का एक गठन होता है। पता है इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, और यही एक कारण है जिसके कारण पाकिस्तान बना। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि वो ये चाहते थे कि मुसलमानों का भी इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़े। यही एक मेन कारण था कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, किसका? मुस्लिम्स का। किसमें? पॉलिटिकल एरिना में। मतलब कि मुसलमानों का भी राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए उन्होंने एक अलग गठन की स्थापना की जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और ये इसकी जगह थी ढाका, जो कि आज बांग्लादेश में है। और ये मुस्लिम लीग ने मुस्लिम हितों की वकालत की, और बाद में पाकिस्तान की मांग में इन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए वो मूवमेंट 1906 में भी चल रहा था, यानी कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो हिंदू मुसलमान तो एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहीं पे एक मुस्लिम लीग की स्थापना होती। अगर ये स्थापना नहीं होता तो आज पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंडिया के अंदर समाहित होता। तो ये सारी चीजें थी। चलिए फिर आता है, और ये सबसे बड़ा गदर पार्टी मूवमेंट हुआ 1914 में। एक तरफ तो ये चीजें चल रही थी, अब जो ब्रिटिशर्स, जो इंडियंस ब्रिटिश बाहर थे, अब्रॉड में थे, उन्होंने ब्रिटिश के जो अत्याचार थे उनके खिलाफ, उनकी शासन को समाप्त करने की इच्छा के कारण इन्होंने गदर पार्टी मूवमेंट को स्थापना किया, जिसकी जगह सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और ये इंडियन के जो एक्सपर्टीज थे उन्होंने गदर पार्टी को प्लान किया, और इनका मेन मकसद था कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवोल्ट करना। मेन उनका मकसद यही था कि उनको क्या करना था, ब्रिटिश जो वो थे उनके खिलाफ उनको वो करना था, उनको
ब्रिटिश मूवमेंट के खिलाफ उनको एकजुट करना था। और आपको पता है कि गदर पार्टी जब बनी तो लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बनखा, इन्होंने इसको प्रमोट किया। ये इसके एक तरीके से फाउंडर थे। और मैंने आपको बताई है, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाउंडर हैं वो कौन थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्ड में आपको बताया भी है। तो मेन ये था कि जो भारतीय प्रवासी थे उनके द्वारा गदर पार्टी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। अब फिर एक चला 1916 से लेकर के 1918 तक, जिसको हम कहते हैं होम रूल मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में क्या होता, मेन कारण इसका यह था कि जो ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था उसमें लोगों का मानना था कि भैया हमारा भी शासन होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग चीजें चलनी चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसको लेकर के स्वशासन की मांग की गई, मतलब सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश एम्पायर। और ये पूरा नेशन वाइज चला, पूरे भारत भर में चला ये। और जिसको लीड किया था बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने भी लीड किया, इनके नेतृत्व में सारी चीजें हुई। और ये जो ऐसी चीज थी जिन्होंने बहुत सारे भारतीयों को एकजुट किया, और न सिर्फ एकजुट किया बल्कि इसके कारण क्या हुआ कि जो राजनीति में जो भागीदारी है, जो कि एक ग्रेटर ऑटोनॉमी और इंक्रीज हुआ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो हुआ, वो ब्रिटिश एम्पायर में बढ़ा। तो ये अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स चले जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली। चलिए, एक और सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह है जो कि बिहार में है, और इसके पीछे कारण ये था कि जो इंडिगो फार्मर थे, जो नील की खेती करते थे किसानों, उनके ऊपर टैक्सेशन का बोझ लदा गया, तिनकटिया प्रणाली कहते हैं इसको। उसके खिलाफ ये सत्याग्रह चालू हुआ, जो कि जगह है चंपारण बिहार में। और फिर इसमें गांधी जी जो कि आए बिहार में, और फिर उन्होंने जो किसानों के राइट्स थे, जो उनके अधिकारों की बात करी उन्होंने, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये मूवमेंट शुरू हुआ 1917 में। चलिए, अब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो कि एक गुजरात में जगह है, और ये जो क्रॉप फेलियर होते थे उसमें जो किसान फसल खराब होने के कारण जो किसानों के द्वारा जो टैक्सेस चुकाने में, जो किसानों द्वारा जो कर दिए जाते तो वो उसमें चुकाने में असमर्थ थे भैया, क्योंकि जो किसान थे उनको फसल बर्बाद हो जाती थी, तो क्रॉप फेलियर में कैसे वो पे करेंगे। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन चला, खेड़ा सत्याग्रह, और जो कि गुजरात में है। और इसको गांधी जी ने लीड किया, और इन्होंने डिमांड की गांधी जी ने कि टैक्स रिलीफ दी जाए। और ये हमारा फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। गांधी जी ने किसानों को कर राहत की मांग के लिए प्रेरित किया, जो कि उनका पहला असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1918 में एक और स्ट्राइक होती है जिसका नाम है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि जो ये था, जो मिल के ऑनर्स थे ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग थे, और एक तरफ थे मिल के वर्कर्स, जो कि अपनी वेतन को लेकर के इन्होंने स्ट्राइक करी थी। मिल मालिकों और जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनके बीच मजदूरी को लेकर के विवाद शुरू हुआ, और जगह थी अहमदाबाद। और यहाँ पे आप देखोगे कि गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी, और हंगर स्ट्राइक के कारण उन्होंने जो वर्करों के राइट्स थे एक हड़ताल किया, और उसके रूप में भूख हड़ताल के कारण उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उनके अधिकारों को सुरक्षित किया। तो आज देखते हो कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें अलग अलग तरीके के आप देखते हो कि उनको वेजेस को लेकर के जो भी नियम कानून बने वो उसी टाइम से चले आ रहे हैं, और काफ़ी हेल्प भी मिलती है इससे लोगों को। वेजेस आपको के भी बढ़ाए जाते हैं ईयर बाई ईयर महंगाई को देख करके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि 1918 में शुरू हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या था, ये जो इसमें बिना मुकदमे के, बिना किसी उसके क्या होता था, जेल भेज देते थे। तो ये इसके खिलाफ लोग बोले कि भैया ये तो बहुत बेकार कानून है, कि भैया हमने कुछ किया नहीं और डायरेक्ट उठाओ जेल में डाल दो, ये कौन सा कानून हुआ। तो इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, और गांधी जी ने
अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करवाए, प्रोटेस्ट किया, जो कि जिसमें कि जालियांवाला बाग आप देखते हो। और फिर इसने यहाँ से जो रेस पकड़ा स्वतंत्रता इंडिया को स्वतंत्र कराने का, स्वतंत्रता फ्रीडम मूवमेंट जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, ये बहुत उसको इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब कि बहुत तेज हो गया वो। सॉरी। आगे चलते हैं। सॉरी। सर्दी हो या गर्मी, क्लासेस तो लेनी पड़ेगी बॉस। चलिए, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन कहते हैं, इसको भी, इसमें भी गांधी जी ने लीड किया। जो इनजस्टिस था, जो अन्याय हो रहा था लोगों के प्रति और स्वतंत्रता चाहिए था ओटोमन खलीफा के प्रति, उसके कारण ये पूरे नेशन वाइड ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और इसमें गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो ब्रिटिश जो चीज़ें थी, उन जो स्कूल थे, जो उनको बहिष्कार करना था, हिंदू और मुसलमानों को ये एकजुट करने वाला आंदोलन था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने पार्टिसिपेट किया था असहयोग आंदोलन में। जिसको अब एक और हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, वो हुआ था हैवी टैक्सेस की वजह से। हैवी टैक्स, आज देखो अपने देश में आज भी कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। हमारी जो मिनिस्टर हैं एक, उनके बयान सुन लो आप टैक्सेस के बारे में, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स रेगुलेटरीज को लेकर के देखो, तरह तरह के उनके बयान है। तो टैक्सेस में तो बहुत सुधार करना जरूरी है। ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली हाई टैक्सेस, मतलब नमक पे जो आंदोलन था और उस पे एकाधिकार जमाना, नमक पे भी टैक्स, बताओ, जिसको बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आ रही, जो कि हमारे नेचर से मिल रही है। तो गांधी जी का मानना था कि भैया नमक जैसी चीजों में कैसा टैक्स, ये तो बिल्कुल सोच के परे है। नमक को बनाने में कोई चीज थोड़ी लगानी पड़ती, वो तो नेचर से बनता है, बस उसको रिफाइन करो और फिर उसके बाद चीजें मार्केट में जाती हैं। तो ये नमक जो कानून है उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और गुजरात में एक जगह है दांडी, और जो कि उसका एक फोकल पॉइंट था, वहाँ से ये शुरू हुआ, पूरे देश में फैला ये। और यहाँ से जो कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह के आंदोलन में इसकी शुरुआत हुई, और भारतीयों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और जो भी अन्यायपूर्ण कानून थे उनके विरोध में ये आंदोलन चलाया। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल आंदोलन था, हमारी हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग शुरू हो गई थी 1940 में, भैया हमें पूरी आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से। और इसमें विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह पूरे इंडिया में चल रहा था, और अलग अलग सत्याग्रह चलाए गए थे, जिसमें कि कुछ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुए ब्रिटिश रूल को दिखा करके, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यक्तिगत विरोध का प्रतीकात्मक प्रदर्शन हुआ ये। ओके, तो ये सारी चीजें हुई थी। सर्दी जाएगी नहीं क्या यार। फिर शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट्स, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1942 में भगाना चालू कर दिया था। और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को तुरंत स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था, भैया हम अभी नहीं देंगे। हम बात तो चल रही थी कि भैया स्वतंत्रता देनी है आपको, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो तुरंत नहीं देने तैयार थे। तो बस ये मूवमेंट शुरू हो गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर ये मुंबई में स्टार्ट हुआ, जो कि बॉम्बे कहा जाता है जिसको, और गांधी जी ने बोला करो या मरो का नारा दिया था इसमें।
और बहुत मास लेवल से प्रोटेस्ट हुआ और कि भैया अंग्रेजों भारत छोड़ दे। गांधी जी के करो या मरो के आह्वान के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई। मांग की गई अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर हमें 1947 में आज़ादी मिल जाती है। देखिए एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी, जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, उसको हम एक समराइज करते हैं। आप पूरा है ना, ये चीज अगर टेबल अगर आपने देख ली ना, तो ये जो लेक्चर है ये सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा। आपने लिखा है अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कर करके भी लिखना है, सारी चीजें करना है, लेकिन अब हमें ये चीज देखना है और बहुत ही काम की चीजें मैं बताता हूं आपको। एक ये टेबल देख रहे हो आप, आंदोलन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया मैंने। एक मॉडरेट, एक है थोड़ा मिलिटेंट फेज कह सकते हो, एक्सट्रीम, और एक है बिल्कुल गांधीयन फेज, मतलब गांधी जी जब बिल्कुल बहुत ही एक्टिव हो गए थे। पहले हम उस फेज की बात करते हैं जो बहुत ही मॉडरेट था, वहां पे गांधी जी भी नहीं थे। इसमें क्या था, उनका गोल था कि भैया डोमिनेंस हमें करना है, जिसमें कि अलग अलग चीजें, मेथड भैया लोगों को ये अलग अलग चीजें की गई। सोशल बेस था, एजुकेटेड अर्बन अपर क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। अब देखिए एक एक्सट्रीमिस्ट फेस आता है जिसमें कि स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नेंस चाहिए अब हमें, इसकी बात होने लगी। और ये जो एरा देखो आप, इसको हमने 1905 से लेकर के 1920 का एरा, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें, स्वराज की मांग होने लगी। इसमें जितने भी अर्बन क्लास के लोग थे सभी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करना, स्वदेशी मूवमेंट्स को चलाना, एकदम बिल्कुल पैसिव तरीके से रेजिस्टेंस करना। फिर एक युग की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं गांधी युग, जो कि 1920 से लेकर के 1947 तक ये बहुत एक्टिव रहे। हर जो भी आंदोलन हो रहे हैं भैया गांधी जी, जो भी आंदोलन हो रहे हैं गांधी जी, जिसमें कि यहाँ पे स्वराज चला, स्वराज मूवमेंट चला, सेल्फ गवर्नमेंट चला, इन्होंने संपूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये सत्याग्रह एकदम बिल्कुल नॉन वायलेंस थे। सारे अर्बन्स, रूरल गांव के लोगों ने, ग्रास रूट लेवल पे लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा था, तो काफी सक्सेसफुल रहा। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे आंदोलन का एक फेज चला, ये पूरी चीजें आप यहां से समझ सकते हो। देखिए अब देखिए, ये बहुत ही काम की चीजें आपके लिए, यहां से पूरी आप अपनी हिस्ट्री को रिलेट कर पाओगे। ये है 1857, मैंने बताया आपको सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ये मेरठ में स्टार्ट हुआ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ये सारी चीजों पे फैला। फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहां से लेके यहां तक। लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल का विभाजन करना चाह रहा था, इंडियंस ने बाइकआउट करा, उनके गुड्स जो भी वस्तुएं थी उनका, लोकल चीज़ों को प्रमोट किया गया और इकोनॉमी को इनिशिएट किया गया लोकल लेवल पे। फिर गदर मूवमेंट शुरू होता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को, नॉर्थ अमेरिका, जो कि जो इंडियन लोग थे जो बाहर रह रहे थे, उन्होंने ये बनाई गदर पार्टी, और इसमें जो कि ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो था उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन करे। फिर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मेन नाम देखो। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी, बिहार के अंदर ये हुआ था। और फिर रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, ये आपको पता है। रॉलेट एक बिना किसी उसके कि भैया ऐसा एक था कि भैया कुछ करो चाहे नहीं करो, जेल में बंद कर देते थे लोग, तो इसके खिलाफ हुआ, इस एक्ट के खिलाफ, कि भैया बिना किसी ट्रायल के क्या होता था, डिटेंशन कर लेते थे। तो एक आपको उस हर एक आंदोलन से रिलेटेड एक वर्ड्स जो कि कनेक्ट कर पाओ आपको पता होना चाहिए। भैया जैसे रॉलेट एक्ट है, आपको पता है कि ये एक ऐसा कानून था जिसमें कि बिना किसी ट्रायल के अंदर कर देते थे। चंपारण आपको पता है टैक्सेस के खिलाफ था। होम रूल मूवमेंट, इसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लोगों में जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। गदर मूवमेंट जो इंडिया के बाहर सैन फ्रांसिस्को, स्वदेशी मतलब लोकल लोगों को, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दिया था। चलिए कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं भाई। अब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये फर्स्ट लेवल पे मास मूवमेंट था जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया गया था। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम को इन्वाइट किया, वो
यूनाइट किया गया था, मतलब एकता को बताया गया था। और फिर इसी तरीके से सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, जो कि नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, जो कि नमक के ऊपर जो कानून था उसके खिलाफ। फिर इसी तरीके से इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुए, जिसमें कि जिसको हम अगस्त तोफर के नाम से भी जानते हैं, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने सारी चीजें स्टार्ट करी। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये थर्ड मेजर मूवमेंट था जिसको इमीडिएट मतलब आज़ादी चाहिए थी। स्लोगन था डू और डाई का। तो ये पूरे हमने एक्ट को रिवाइज भी कर लिया और आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से पूरे हमारे जो मूवमेंट थे नेशनल, वो आपको समझ आ चुके होंगे। करेक्ट। अगर आपको ये सारी बातें समझ आई है ना, और आपने अभी तक बड़े ही ध्यान से अगर मुझे सुना है, समझा है, पढ़ा है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा यार, सर्दी भी है मुझे, मैं चाह रहा हूं आपका कोर्स फटाफट कंप्लीट कराना। काफी दिनों से मैं रुका भी हुआ था और क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी यार मुझे कंप्लीट करना है। अब बारी है क्वेश्चंस की। जो मैंने पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। और मैं बार बार कहता हूं आपसे यार कि जब अब स्टार्ट हो गए, कॉपी निकालो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तुरंत लिखो। मैच करो लास्ट में कि आपके कितने सही गए हैं, कमेंट में आप आंसर देना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस शहर में शुरू हुआ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। ये तो किस शहर से शुरू हुआ था, ये तो पता है कि इंडियन शहर में फैला था, लेकिन किन शहर से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। इसी तरीके से जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या था? देखिए हर एक मूवमेंट का एक पर्पस था, उस पर्पस को आपको पता होना चाहिए, उसके कॉजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कारण से ये चीजें हुई थी। तो इसका था कि जो भी ब्रिटिश गुड्स थे उनको बाइकआउट करना है। करेक्ट। हु वाज द वायसराय रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल इन 1905? लॉर्ड कर्जन था जिसने भैया ये काम किया, ये बंगाल का विभाजन करवाया, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए। और फिर उसके बाद शुरू हुआ होता है कोमगाटा मारू इंसिडेंट। ये जो घटना है ना, ये गदर मूवमेंट की होती है, जो कि सैन फ्रांसिस्को की घटना है, वहां पे ये चीज होती है। और द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड विच टू लीडर्स? होम रूल मूवमेंट्स को किसने स्टार्ट किया था? होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अभी समझाते टाइम पे भी बताया था, लिस्ट में बताया था कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया। कौन सा इवेंट था जो कि महात्मा गांधी को कहा जाता है कि ये फर्स्ट नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट इन इंडिया के अंदर है, मतलब पहला अहिंसक विरोध माना जाता है किस घटना को? तो आपको भी पता है, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के अंदर, चंपारण में, इसको माना जाता है कि यहाँ पे जो नील की जो खेती होती थी उसके खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, जो तरह तरीके के जो जमींदार थे उनके ऊपर नियम कानून लगाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसके खिलाफ में ये चीजें शुरू हुई, चंपारण सत्याग्रह जिसको कहा जाता है। इसी तरीके से रॉलेट सत्याग्रह, आपको पता है, आपने कोई गलती करी हो ना करी हो, बस आपको पकड़ा और सीधे जेल के अंदर, तो ये रॉलेट एक्ट कहलाता है। ठीक है, इसके विरुद्ध में ये हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप कौन सा नरसंहार हुआ? और पता है इसके परिणाम स्वरूप जो सत्याग्रह हुआ था, जब ये लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, जनरल डायर ने गोली मार दी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये। और खिलाफत आंदोलन किस देश की खिलाफत का समर्थन करने के लिए हुआ था? आपको पता है? टर्की। टर्की को खिलाफत आंदोलन टर्की की खिलाफत का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। क्यों? अच्छा, खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता थी, तो इसमें मुसलमान भी लीडर्स थे जो कि टर्की का समर्थन कर रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 वाज अ फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय द विच लीडर? नाम सुन के आपको पता होना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी फेमस है। तो गांधी युग शुरू हो गया था यहाँ तक, तो 1920 से लेकर 1947 तक गांधी युग चला बिल्कुल। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किस चीज के लिए हुआ था? तो ये दांडी मार्च, मतलब नमक पे जो टैक्स लगाया जा रहा था
उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। बच्चों को पता ही नहीं रहता, एक बेसिक सा आइडिया आपको हिस्ट्री के बारे में होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। व्हाट लॉ गांधी ब्रेक ड्यूरिंग दांडी मार्च? दांडी मार्च के मतलब कौन सा? नमक कानून को भैया उसने तो उन्होंने तोड़ा था। नमक के ऊपर जो कानून था उसको तोड़ा था गांधी जी ने। द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 was launched to protest against the which proposal? किस व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके प्रस्ताव में हुआ था भैया? ये अगस्त ऑफर जो हुआ था उसके प्रस्ताव के विरोध में ये इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था। और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना कि क्या था अगस्त ऑफर और ये सारी चीजें। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फर्स्ट सत्याग्रही जिसने पार्टिसिपेट करा इंडिविजुअल सत्याग्रह में वो थे विनोबा भावे। इसके अलावा कौन सी ईयर में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था? जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1942 में, और फिर 1947 में हमें आजादी मिली। कौन सा स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा था? इनकलाब जिंदाबाद, डू या डाई, वंदे मातरम, स्वराज इज माई बर्थ राइट, डू और डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया था। गदर मूवमेंट किसने लीड किया था? लाला हरदयाल। ठीक है। और होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वराज। किसके अंदर? ब्रिटिश शासन के अंदर स्वराज चाहिए था। इसको होम रूल आंदोलन का मेन पर्पस यही था, स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और फिर संपूर्ण स्वराज उसके बाद शुरू हुआ महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन। विच मूवमेंट इन्वॉल्व प्रोटेस्ट बाय द इंडियन एक्सपर्टीज ऑन कोमागाटा मारू इंसिडेंट? ये है गदर मूवमेंट के कारण। कौन से कारण हुआ था ये होता गदर मूवमेंट में। करेक्ट। भारतीय प्रवासियों द्वारा इस आंदोलन का आयोजन किया गया था। करेक्ट। ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को आपको करना भी है, चीजों को समझना भी है और क्वेश्चंस को करना भी है। करेक्ट। तभी आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, कर पाओगे। क्वेश्चंस मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं और आप मुझे बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते समय भारत का वायसराय कौन था पता है? लॉर्ड लिंगनगांव ये था। ये थर्ड वाला है जो, उसको देख लेना भाई क्या नाम है इसका। आई होप कि ये जो चीजें हैं आपको समझ आ रही होंगी। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं उनको एक लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको ही पता होगा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये भी और ये भी। आगे हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ मैं। देखिए हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो चीज़ है वो चीज़ है भाई। अच्छा चलो, ज्योग्राफी में हुआ, इकोनॉमिक्स में हुआ, कुछ चीज़ें ऐसे रहती है टर्मोलॉजी एक्सप्लेन करने लायक होती है, ईजी वे में समझा भी पाते हैं। हिस्ट्री में जो मोमेंट्स हैं जिस समय पे हुए वो हुए, किस कारण हुए यही बताएंगे, उसके कॉजेस के बारे में, उसकी समरी के बारे में, किसने पार्टिसिपेट किया, कहाँ हुआ, बस इतना समझना है आपको और याद रखना। भूल गए तो फिर से पढ़ लेना, इसीलिए बोल रहा हूँ, भूल गए तो वापस से वीडियो ना देखना पड़े, इसीलिए नोट्स बना लो अच्छे तरीके से, समझ लो चीज़ों को। ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं सोशल में। मैथ्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। करेक्ट। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो आप जुड़ सकते हो, सभी के लिए है, चाहे वो नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स। 1-to-1 मेंटरशिप होती है, सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है, वीकली टेस्ट यहाँ पे होते हैं। इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ कि पता है क्या होता है, एक वीकली टारगेट शीट आपको दी जाती है और उसको ट्रैस किया जाता है हमारे द्वारा कि आपने उस में जो टारगेट आपने सेट किया था अपने लिए पर डे बेसिस पे, वो टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा है। और वो आप लेते हो, उसको फिल करते हो पर डे बेसिस पे लगे तो। बहुत सारे लोग पेंसिल से फिल करते हैं ताकि वो एक वीक बाद फिर से रफ कर सकें, फिर कुछ लोग पेन से भी फिल करते हैं। उन्होंने 52 शीट्स प्रिंट आउट निकाल के रखी है पूरे 1 ईयर के लिए और कंप्लीट तैयारी करते हैं, हमसे जुड़ते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, पूरी डिटेल ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।